नमस्कार। डिवाइन आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के लेक्चर के सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरू की है। इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी बातें हर एक अभ्यर्थी या एस्पिरेंट्स के दिमाग में आती है। हमें अपनी तैयारी का दायरा कितना रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर चीज़ में मास्टर हो जाए, हर सब्जेक्ट में मास्टर हो जाए। कौन सा हमारा सबल पक्ष है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा हमारा वीक पॉइंट है, इन सभी चीज़ों को समराइज करके हमें अपनी एक स्ट्रेटजी, अपनी एक नीति बनानी पड़ती है। इन सभी बातों को किस तरीके से अपने जहन में रखकर हम इसकी तैयारी को शुरू करें, वो ये सुनिश्चित करता है कि हम कितनी जल्दी इस परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, अच्छा आगाज ही हमें अच्छे अंजाम तक पहुंचाता है। अगर हमारी तैयारी की दिशा अगर सही नहीं होगी, अगर हम सही तरीके से विषयों का अध्ययन शुरू नहीं करेंगे, अगर हम सही स्टडी मटेरियल को नहीं चुनेंगे, अगर हम सही मेंटरशिप या मार्गदर्शन को नहीं लेंगे, तो हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ या हिंड्रेंसेस आएंगी। और ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ये परेशानियाँ, ये हिंड्रेंसेस इतनी बड़ी लगने लगती है कि विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी आधे अधूरे छोड़कर कुछ और परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाते हैं। ये गलत नहीं है, ये भी सही है कि आप एक बार कहीं सफल हो जाइए छोटी परीक्षा में और उसके बाद फिर आप सिविल सेवा की तैयारी कीजिए। लेकिन जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपका फोकस जो है वो सिविल सेवा की तरफ ही होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें परेशानी आई तो किसी और तरफ चले गए, उसमें परेशानी आई तो किसी और तरफ चले गए। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर नकारात्मकता या नेगेटिविटी जन्म लेने लगती है और हम अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करने लगते हैं। इन्हीं परेशानियों को ख़त्म करने के लिए एक अच्छे मेंटर या टीचर की ज़रूरत होती है। मेरी कोशिश है कि मैं इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। सिविल सेवा की परीक्षा में कई ट्रेंड आए और कई ट्रेंड गए। अभ्यर्थियों के संख्या में अभूतपूर्व इनक्रेडिबल चेंज आया। इट इन्हेंस्ड अ लॉट। अगर देखा जाए स्टैट्स तो करीबन 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद लगभग उसके 50% प्री में अपीयर होते हैं, उसके बाद फिर मेंस में, फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू में। संख्या वैसे तो कम होती आती है, प्री के बाद तो वैसे ही संख्या कम हो जाती है, यूपीएससी ही कर देती है। लेकिन ये बड़ा कठिन हो जाता है यूपीएससी के लिए भी कि जब एक साथ इतने लोग एक परीक्षा में शामिल हों और उसमें सीटें काफ़ी कम हों, 1000 से 1500 के आसपास हों, तो प्रीलिम्स ही पहाड़ बन जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट ही पहाड़ बन जाता है। कई ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे हैं जिनकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी थी पर प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं हो पाए और उनका मेंस रह गया। कई विद्यार्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, जब से सीसेट आया तब तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया लेकिन मेंस की तैयारी उनकी अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में इंसान अपने आप को कोसता ही है और बहुत कम समय में बहुत कुछ करने की कोशिश करता है
जो शायद संभव नहीं हो पाता और उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को जो शुरुआत चाहिए होती है वो कैसी होनी चाहिए, मैं अपने निजी अनुभव से आपको बताने जा रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस से जो पिछले 15 साल में मैंने अनुभव किया। हर तरह के विद्यार्थी हमारे पास आए, हमने देखा, उनकी तैयारी कराई, उनकी मदद की, उनके साथ लगे। कई सफल हुए, कई असफल हुए, दोनों से ही सीखा। तो सबसे पहले हम उन परेशानियों की चर्चा करते हैं जो विद्यार्थियों को इस परीक्षा में आती है। सबसे पहली जो परेशानी है सिविल सेवा परीक्षा में वो ये है कि इसका ड्यूरेशन बहुत बड़ा है, एक लंबा समय। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसको खत्म होने में करीबन 1 साल का समय लग जाता है। 1 साल का लंबा समय। सिलेबस पर अगर ध्यान दें तो सिलेबस को कवर करने में ऑप्शनल को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो करीबन 8 से लेकर के 12 महीने का समय लग जाता है। क्योंकि स्टेज में आप तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको याद होगा। पहले आप सभी सब्जेक्ट के साथ रूबरू होते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको फिर एमसीक्यू के लिए तैयार करते हैं, उसको फिर आंसर राइटिंग की तैयारी करते हैं, लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं, एशे की तैयारी करते हैं, और उसके बाद ऑप्शनल का भी आपको तैयारी करना होता है। ऑप्शनल की तैयारी करने में 3 से 4 महीने या कई बार 5 महीने भी लग जाते हैं। बड़ा ऑप्शनल होता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो प्रीलिम्स, मेंस, सबसे पहले कई बार लोग मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद फिर प्रीलिम्स के टाइम पे प्रीलिम्स की करते हैं, और मेंस की तैयारी करने के साथ साथ फिर उसको ऑप्शनल की तैयारी भी करनी होती है। तो करीबन 8 से 12 महीने का टाइम आपको इसमें लग गया। फिर आप 1 साल के लिए पेपर में बिजी हो गए। अगर सफलता मिल गई तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर सफलता किसी भी स्तर पर नहीं मिली या इंटरव्यू में जाकर के नहीं सफल हो पाए तो फिर से 1 साल का समय आपको चाहिए। तो सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए जो बेस्ट एडवाइस होता है वो ये होता है कि या तो आप इसकी तैयारी +2 के बाद शुरू कर दीजिए, जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसके लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। डिवाइन IAS एकेडमी भी इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है +2 के बाद के विद्यार्थियों के लिए। या फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप इस तैयारी में आइए, क्योंकि या फिर ग्रेजुएशन में ही कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई कमी बेसी रह गई तो आपके पास एक चीज़ है जो आप जिसके साथ आप तैयारी को आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सिविल सेवा का जो टाइम ड्यूरेशन है और जो इसमें समय लगता है वो सबसे बड़ी परेशानी है, जिसको ध्यान में हमें रखना ही होगा। दूसरी परेशानी यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। NCERT से शुरू करें तो NCERT पढ़ें कैसे। NCERT पढ़ ली, मैंने बहुत लोगों को देखा NCERT पढ़ लिया सर, बट NCERT के बीच में से जब कोई बात पूछी जाए तो ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो उसको पढ़ें कैसे कि चीज़ें आपको याद रह पाए। NCERT से शुरू किया, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसके चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। नॉलेज तो ले लिया, लेकिन नॉलेज का यूज़ कैसे करना है सही तरीके से, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो तैयारी शुरू कैसे करें। कई बार लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, 4 महीना तैयारी कर लेते हैं, फिर बोलते हैं अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूँ जिन्होंने एक बार सर मैं ये ऑप्शन लेना चाहता हूँ, 2 महीने के बाद सर मैं वो ऑप्शन लेना चाहता हूँ, 3 महीने के बाद मैं वो ऑप्शन लेना चाहता हूँ, उसमें बहुत सक्सेस हो रहा है आजकल। ये जो कन्फ्यूज़न है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएगा। तो तैयारी कैसे शुरू करनी है ये दूसरा बड़ा कठिन काम हो जाता है इसमें। तीसरा
जो प्रेशर है, पीयर ग्रुप प्रेशर, फैमिली प्रेशर, समाज का प्रेशर, कई बार तो हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं। कोई पूछे ना पूछे हर जगह जाके हमने कह दिया जी हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इसको स्टेटस सिंबल बना लिया जाता है और समाज रिस्पेक्ट देता भी है कि भाई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है। आपको आपका पीयर ग्रुप स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है। आपके पेरेंट्स आपके साथ बड़े रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, आपके रिश्तेदार बड़े तमीज़दार हो जाते हैं। पर यकीन मानिए ये चीज़ एक ना एक दिन आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो लो प्रोफाइल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक ऐसी परेशानी है जिसे मैंने देखा है कि बच्चे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर में आना शुरू कर देते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में पेरेंट्स एडमिशन के लिए आए, हमारा बच्चा जी टॉपर है, हमारा बच्चा ये है, हमारे बच्चे को प्रिंसिपल, उस बच्चे के सामने ही उसकी तारीफ़ें करने लगे। हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को होता है कि हमारा बच्चा तो बहुत स्पेशल है और टॉपर है, तो फिर तो खैर कहना ही क्या। मैंने तारीफ़ को सुना, अच्छे से समझा, फिर बच्चे को मैंने बाहर भेजा अपने ऑफिस से। मैंने कहा बच्चे 2 मिनट जरा दो, आपके पेरेंट्स से बात करनी है। और मैंने उनके पेरेंट्स को ये समझाया कि सर प्लीज़ आप जो ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस बच्चे के दिमाग में आने वाले टाइम पे एक प्रेशर जनरेट करेगा कि मैं तो इतना पढ़ा हूँ, मैं इतने अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस मेरे से है और अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो ये जो प्रेशर है जो बच्चे के दिमाग में बनना शुरू हो जाता है वो कहीं ना कहीं उसे परेशान करता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे को अपना बच्चा ही रहने दे। जब वो सफल हो जाएगा तब भी उसे हमेशा याद कराएं कि जितना वो ग्राउंडेड रहेगा उतना ही उसके लिए, उसके पारिवारिक जीवन के लिए, उसके प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। तो ये 3 समस्याएं हो गई। चौथी समस्या होती है मोटिवेशन के लेवल को बना के रखना। एक बार असफल हो गए, हिम्मत हार गए, तो उसमें एक मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। बच्चे को ये एहसास कराने की ज़रूरत होती है कि हर बड़ी सफलता बड़ी कुर्बानी मांगती है। धनुष को हम जितना ज़्यादा खींचेंगे तीर उतना ही दूर जाएगा। तो धनुष को वो खिंचाव तो फील करना ही पड़ेगा, तभी तीर दूर तक के लक्ष्य को भेद पाएगी। तो परेशानी यहाँ पे है कि मोटिवेशन को बनाए रखना। तो मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि बच्चा सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहता है वो हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने जेहन में बिठा कर रखे। क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनना चाहता है तो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अगर उसके दिल में अंदरूनी इच्छा है कि वो सिविल सेवक बनकर अपने सोशल स्टेटस को ऊंचा करना चाहता है, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहता है, अपना स्थान समाज में बड़ा करना चाहता है, तो ऐसा कोई बुरा नहीं है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। वो अपने देश की सेवा करना चाहता है, अपने लोगों की सेवा करना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और वो हमेशा उसे मोटिवेटेड भी रखती है। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए और बेसिक्स के ऊपर कैसे काम किया जाए, आज हम इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कशन को रखेंगे। +2 पास या ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थी या ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थी अपनी तैयारी को शुरू करने से पहले यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे तरीके से अपने जेहन में उतार लें। प्रीलिम्स की परीक्षा है, मेंस की परीक्षा है, इंटरव्यू की चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रीलिम्स में देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो 5
बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, इसको हम जनरल स्टडीज़ में शामिल करेंगे। जनरल स्टडीज़ के अलावा सी सेट भी है। हालांकि सी सेट यूपीएससी में सी सेट का मतलब हो गया सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ और सी सेट। सी सेट में आपको क्वालिफाई करना है, 200 नंबर का है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर चेक होगा। जनरल स्टडीज़ में 5 सब्जेक्ट्स हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं, और वो हमेशा ही मेन रहेंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके, इसकी आपको तैयारी करनी है। पहला सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री, जिसमें सवाल आएंगे। इसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों शामिल हैं। आर्ट एंड कल्चर भी इसमें आएगा। सेकेंड सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए क्या काम किए, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, किस तरह के अप एंड डाउन्स आए। इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। और इकोनॉमिक जो टर्म्स हैं उनके मीनिंग्स और उनका इस्तेमाल, उसको भी समझना होगा। इंडियन ज्योग्राफी आपके प्रीलिम्स का हिस्सा है। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि इसमें ज्योग्राफी सारा ही पूछा जाता है। हमारे अर्थ के बारे में, अलग अलग सोयल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, हर ज्योग्राफी का सिलेबस जो है, पार्ट है, वो इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी हो गई। अब आएगी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी होगी। सिलेबस डिस्कशन के लिए मैं अलग लेक्चर आपको दूंगा, उसमें मैं डिटेल में आपको सिलेबस को डिस्कस करूँगा, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रहा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी में आपकी सारे गवर्नेंस का हिस्सा आएगा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उसमें सवाल होंगे। और 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही, उसमें से क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। जो लेटेस्ट ट्रेंड आप देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि जितने भी ये सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए और इनके अलावा जितने मैं आगे बताऊंगा, उन सभी में करीबन 40 to 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कई बार 60% भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कन्वेंशनल तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो करंट इश्यूज़ के साथ लिंक्ड होते हैं। यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी इस तरह के सवाल होंगे जो कहीं ना कहीं करंट के साथ, किसी न किसी चीज़ के साथ लिंक होंगे, किसी न किसी इवेंट के साथ उनका लिंक होगा, तो उसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर साइंस टेक आ गया, जनरल साइंस आ गया, इन्वायरमेंट आ गया, ये सभी नॉर्मली करंट अफेयर से ही लिंक्ड चीज़ें होती हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ कन्वेंशनल भी इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा करंट अफेयर के साथ लिंक होता है। अब ये तैयारी कैसे करें इसकी शुरुआत? सब्जेक्ट्स तो मैंने सारे बता दिए आप, और ये तो आपको, ये नॉलेज तो आपको कहीं भी गूगल में जा करके आप सिलेबस यूपीएससी कीजिए, आपको 10 साइट मिल जाएंगे जिसमें पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या है। मुद्दा ये नहीं है कि सिलेबस को समझना, मुद्दा ये है कि ये सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। पहले हम इन सभी चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है। आ गया सी सेट, सी सेट में भी आपके रीजनिंग आ गए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आ गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आ गया, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और उसमें हिसाब से आप उसमें क्वालिफाई करेंगे। खैर ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ये अभी भी क्वालिफाइंग नहीं है, इसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, याद रखिएगा। तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स होंगे, आपको उसका भी सिलेबस ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, आप प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर गए, आप नेक्स्ट स्टेज में चले गए। तो नेक्स्ट स्टेज में जब आप जाते हैं तो उसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं, मेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है, यानी कि टिक मारने वाला नहीं है ये, तो आपको इसमें आंसर्स लिखने पड़ेंगे। टोटल नंबर कितने हैं? 1750, 1750 मार्क्स का है ये। 1000 जनरल स्टडीज़ के लिए 4 पेपर होंगे। सब्जेक्ट जो मैंने 5 बताए थे वो तो होंगे ही, उसके अलावा हिस्ट्री में जैसे कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी। इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सभी सब्जेक्ट इसमें जुड़ जाएंगे। तो 1000 का आपका जनरल स्टडीज़ हो गया, उसके 4 पेपर होंगे, 250 ईच। सेकेंड पार्ट आएगा, लैंग्वेज के पेपर भी होंगे लेकिन वो क्वालिफाइंग होते हैं इसलिए उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पेपर 1 एंड पेपर 2 तो आपका लैंग्वेज का ही होगा। थर्ड आपका एस्से का, एस्से 250 नंबर का आता है, 2 एस्से लिखने होते हैं आपको, 125 ईच, 1000 to 1200 वर्ड्स में। और तीसरा जो सब्जेक्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में वो है आपका ऑप्शनल, 500 नंबर का। तो 500 फॉर ऑप्शनल, 250 फॉर एस्से, यानी कि 1700 में 750 तो आपका यही हो गया। आप देखिए एक सब्जेक्ट के साथ आपको 500 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन आपको 250 नंबर दे रहे हैं। तो आपके मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट बन गया वो आपका एस्से और ऑप्शनल बन गया। जनरल स्टडीज़ भी इंपॉर्टेंट है लेकिन चूंकि उसका सिलेबस बहुत वास्ट है तो उसमें नॉर्मली एवरेज मार्किंग ही एक्सपेक्ट करते हैं। कई सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे होंगे, कई सब्जेक्ट आपके उतने अच्छे नहीं होंगे। ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है हर सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल मास्टरी करना, वो नेचुरल भी हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ सब्जेक्ट में आप अच्छा करेंगे, कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा कम करेंगे, तो कोशिश ये है कि एवरेज से नीचे नहीं आना, आपको ऊपर ही रहना होगा ताकि आप क्वालिफाई कर सके, आपका नंबर अच्छा आ जाए। इंटरव्यू आपका 275 नंबर का है, 275 और 1750 मिला करके आपके जो है मेरिट बनेगी और आप अगर मेरिट में आए तो आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो अब इतना कुछ समझने के बाद हमें ये देखना है कि इसकी तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए। अब हर जगह सुनेंगे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक्स है क्या, कैसे उसको क्लियर करें? अब बेसिक्स की जब बात आती है, जिसे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, वो एक्चुअल में है क्या, उसकी तैयारी कैसे की जाए, सबसे प्रमुख मुद्दा यही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिविल सेवा के एग्जामिनेशन में विद्यार्थी अलग अलग स्ट्रीम से आ रहे हैं। कोई विद्यार्थी साइंस का है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई पीएचडी होल्डर है। क्योंकि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए और 21 से 32 इयर्स तक कोई भी आदमी इसमें अपियर हो सकता है। तो हर फील्ड का एस्पिरेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ने अपने अपने फील्ड की स्टडीज़ तो की हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं उनका भी अध्ययन उतने मजबूती से किया है जरूरी नहीं है, या हर कोई अपनी पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा होगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो अब हम इसकी शुरुआत कैसे करें, इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट या जनरल स्टडीज़ की जब तैयारी हम शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी के साथ इसकी शुरुआत होती है। अब एनसीईआरटी पढ़ने से पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। ये नहीं कि 6th क्लास की एनसीईआरटी कही गई है तो 6th क्लास की सारी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, या +1 +2 की कही गई है 6 2 +1 +2 तो आप सारी एनसीईआरटी पढ़ जा रहे हैं, फिर तो स्कूलिंग शुरू हो जाएगी दोबारा। तो आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है।
देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तरीका जो सही है वो ये है कि आप सब्जेक्ट्स चूज़ कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा 5 सब्जेक्ट हैं आपके मेन, तो करंट अफेयर्स यहाँ हटा देते हैं तो बच गए 4 मेजर सब्जेक्ट हो गए, और एक आप साइंस ले लेते हैं जो आप इसको बेसिक स्कूलिंग में आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस। इकोनॉमी नॉर्मली हायर क्लासेस में शुरू होती है, वो आपके सिविक्स का पार्ट होता है, तो उसी में कवर हो जाएगा। तो जैसे कि आपने शुरुआत की एक सब्जेक्ट को पढ़ना, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी सब्जेक्ट की 6ठी क्लास की बुक, उसी सब्जेक्ट की 7th की बुक, उसी सब्जेक्ट की 8th की बुक, उसी सब्जेक्ट की 9th की बुक और उस सब्जेक्ट की 10th तक। टारगेट आपका 10th तक होना चाहिए। +1 +2 के हर सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब आप एक सिस्टम से अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तो एक स्टोरी फॉर्मेट बनना शुरू हो जाता है। स्पेशली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री के 6th क्लास की किताब में जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे वो 7th में उससे आगे का हिस्सा होगा, उसके बाद आगे का हिस्सा होगा, या फिर उसके नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस होगी। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एज किस टाइम पे डेवलप हुआ, कहाँ डेवलप हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या 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 इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आपको समझ में आ गया। तो पहला जो प्रयास होना चाहिए पढ़ने का एनसीईआरटी, वो ये होना चाहिए कि आपको टॉपिक और सब टॉपिक का पता लग जाए। इसको हम लोग गोल्डन लाइंस या गोल्डन पैराग्राफ कहते हैं कि आपने जब एक बार पढ़ना शुरू किया तो आपने बुक में ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर, जिसको हम कहते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और किस किस चैप्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है इन प्रैक्टिकल सेंस, कि मुझे इसमें से क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो मैंने उस फर्स्ट चैप्टर में से देखा कि मेरे को ये टॉपिक्स और ये सब टॉपिक्स हैं जो मुझे यहाँ पढ़ना है, तो मैंने उसको एक बार गो थ्रू कर लिया, यानी कि देख लिया कि मेरे को ये टॉपिक्स और ये सब टॉपिक्स इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। पहला ये रीडिंग हो गई, जिससे मुझे एक स्टोरी लाइन का पता लग गया, मुझे चैप्टर के बारे में पता लग गया, मुझे सारे इवेंट्स के बारे में पता लग गए, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मुझे मिल गया। इसी तरीके से मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को भी एक बार ब्रीफली देख लिया और समझ लिया, क्योंकि एक बार में ही इन एनसीईआरटीज़ के ऊपर मास्टरी करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ है, चीज़ें हायर क्लासेस में थोड़ा मुश्किल होते चली जाएंगी। हालांकि आपने उसको पढ़ा हुआ है, लेकिन हर विद्यार्थी एनसीईआरटी पढ़ा हुआ अपने स्कूलिंग में ज़रूरी नहीं होती। तो आप जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको एक बार पता लगता है कि इसमें मुझे ये चीज़ें पता लगेंगी। या एक बात ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हालांकि आंसर्स पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा यूपीएससी के। एक बार जब आपने इसको पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने होंगे कि आपने पिछले सालों में यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में इस सब्जेक्ट में कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। क्योंकि अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, पहले रीडिंग में अंडरलाइन करना शुरू कर दिया, नोट्स बनाने शुरू कर दिए। आपको पता कैसे है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? आप सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर चले गए। अब फैक्ट्स के ऊपर चले गए तो आप एनालिसिस को अवॉइड कर रहे हैं। एनालिसिस को अवॉइड करेंगे तो अब प्रीलिम्स में सिर्फ फैक्ट से पूछा जाए जरूरी नहीं है। 50% क्वेश्चंस हो सकता है फैक्ट हो, लेकिन 50% के बाद ही कंपटीशन शुरू होता है। एक्चुअल कंपटीशन 50% क्वेश्चंस के बाद ही शुरू होता है। तो आपको फैक्ट्स करने के बाद थोड़ा एनालिसिस और थोड़ा सा ट्रू फॉल्स और जो क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मेंस में तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्वेश्चंस ही समझ नहीं आते। ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चंस को कुछ और ही मीनिंग समझ करके उसका आंसर कराते हैं और उसका नंबर नहीं आते। वो कहते हैं पेपर तो अच्छा हुआ था लेकिन नंबर नहीं आए। क्वेश्चन के मतलब ही समझ नहीं आए क्योंकि आपने सिर्फ अपना फोकस ही फैक्ट्स के ऊपर रखा, आप एनालिसिस में गए नहीं। तो पहली रीडिंग के बाद जब आपने सारी स्टोरी समझ ली, चाहे टॉपिक को एक बार ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लिया, अभी आप ऊपरी ऊपरी तरीके से समझ चुके हैं, तो फिर आपको 10 ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके बैग में, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपके बैग में आपका सिलेबस और आपका 10 ईयर पेपर तो हमेशा ही होना चाहिए और लगभग रोज उसको आप देखिए, आपको स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलेगी। आपने 10 ईयर पेपर को देखना शुरू किया, आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिलने लगा, हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, इस चीज़ को मैंने समझा हुआ है,
लेकिन मुझे आंसर्स अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है क्योंकि आपने भी ब्रीफली अंडरस्टैंड किया। तो इस प्रोसेस में हो सकता है कि आपको 2 से 3 महीने लग जाएं, लेकिन घबराना नहीं है। ये आपके बेस यानी कि जो बेसिक्स की बात होती है कि बेसिक्स मजबूत होने चाहिए, उसको बहुत अच्छा कर देगा। ये भी एनसीईआरटी के बाद। अब दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो, आपके लैंग्वेज के ऊपर आपके कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे हिंदी मीडियम लेके आते हैं और वो बहुत ग्रामेटिकल है, उसमें गलतियाँ करते हैं। ईकार, छोटी ई, बड़ी ई, इसमें बड़ी गलतियाँ करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है यूपीएससी में। सेम विथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो बेसिक ग्रामर आप ठीक कीजिए, स्पेलिंग में आप ध्यान दीजिए। आपके पास टाइम है अभी, जब जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, इसी टाइम पे आप कर सकते हैं, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है जिसका आपको खास ध्यान रखना है, वो ये है कि हर सब्जेक्ट के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं। हिस्ट्री के नोट्स जिस बुकलेट में आप बना रहे हैं, जिस नोटबुक में आप बना रहे हैं, आपको चाहिए कि जो भी हिस्टोरिकल वर्ड्स उसमें आते हैं उसको उसमें 2 या 3 पेज अलग से रखिए और उसमें उसको नोट डाउन करते रहिए, उसके मीनिंग में नोट डाउन करते रहिए। हिस्ट्री में हिस्ट्री के वर्ड्स, इकोनॉमी में तो वर्ड्स ही भरे हुए हैं। इकोनॉमी के तो खैर वर्ड पावर बहुत ज़्यादा है, जितना अच्छा रहेगा उतना आपको महत्व मिलेगी। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी कई सारे क्वेश्चंस उसमें से आपके टर्म्स से लिंक्ड होते हैं। उसी तरह ज्योग्राफी, उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अपनी लैंग्वेज को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्ड्स पावर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जेनरिक वर्ड तो आप हर सब्जेक्ट में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं उसको आप उस सब्जेक्ट में जब यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर जरूर उसको देख के इम्प्रेस होता है। आंसर है क्या, बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज, तो वो तभी अच्छा होगा जब आपके पास उस तरह की वोकेबुलरी होगी। और बहुत ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जिन बच्चों की अपने मीडियम के ऊपर अच्छी कमांड होती है वो जल्दी क्वालिफाई होते हैं इस एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को आपको दिशा देनी है। पहली चीज़ आपको एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है, दूसरी चीज़ सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर का किस तरह से इस्तेमाल करना है, और तीसरी चीज़ कि आपको अपने लैंग्वेज के ऊपर किस तरह से कमांड करना है। याद रखिएगा ये जो चीज़ें हैं ये आपको हेल्प करेंगी, इसके बल पे आप अपनी तैयारी को एक मजबूत नींव दे सकते हैं। ये तैयारी पूरी नहीं है, अभी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे के स्टेप को बताऊंगा। न्यूज़पेपर तीसरी चीज जिसकी रीडिंग की हैबिट आपको रोज की डालनी ही होगी व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव एंड शॉर्ट किस तरह से बनाने हैं, उसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए मैं एक अलग लेक्चर आपको लूंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन से वर्ड आपको उसमें से निकालने हैं, कौन से सेंटेंस उसमें से आपको निकालने हैं, कौन से पैराग्राफ उसमें से निकालने हैं जिसका इस्तेमाल बाद में अपने आंसर्स के लिए, एस्से के लिए कर सकते हैं। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत से ही अपने एस्से की तैयारी शुरू करनी होगी। मेंस के क्वेश्चन पेपर में एस्से में किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से 2 या 3 टॉपिक आपको चूज करना पड़ेगा अपने लिए, और उसकी तैयारी शुरू से ही करनी पड़ेगी। चाहे मैगजीन हो, चाहे बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसमें आपकी हेल्प कुरुक्षेत्र और योजना बहुत करेगा। तो उसको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसमें से नोट्स बनाने हैं, ये मैं अलग अलग लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए अगर आपने तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है मैंने आपको बताया, लैंग्वेज को किस तरह से इंप्रूव करना है मैंने आपको बताया। इंप्रेसिव राइटिंग के लिए आपको हर रोज 1 पेज लिखना ही चाहिए। अपनी राइटिंग ऐसा नहीं है, देखिए इस बात को समझ लीजिए कि अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मुझे पानी में कूदना ही होगा। मैं स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर के कितने भी बुक्स पढ़ के तरीके को सीख लूं, लेकिन
मुझे स्विमिंग तब तक नहीं आएगी जब तक पानी में नहीं कूदूंगा। सेम उसी तरीके से जब तक मैं आंसर्स को रोज़ नहीं लिखूंगा उसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये एक आर्ट है जो एक दिन में डेवलप नहीं होता। अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि मेंस के सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, जनरल स्टडीज में खास करके ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सबके आंसर जानते हों। अगर थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन के बारे में है तो आप उसको इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग इंप्रेसिव है, इफ योर राइटिंग इज इंप्रेसिव, यू कैन राइट आंसर्स ऑन एनी टॉपिक। और ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेस होने के बाद ये कहा था कि सर मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज किया, उसे प्रेजेंट किया और मेरे नंबर ठीक आ गए उस पेपर में। तो इम्प्रेसिव राइटिंग तभी हो पाएगी जब इसकी आप रोज प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत में आपने ये बेसिक्स के ऊपर काम करने हैं, इन चीज़ों के ऊपर काम करने हैं और आप देखेंगे आपके नॉलेज में, आपके पर्सनैलिटी में, आपके अप्रोच में एक परिवर्तन या चेंज नज़र आएगा जो आपको आगे अपनी तैयारी को और मजबूती देने में हेल्प करेगा। अपनी तैयारी को डायरेक्शन दीजिए, अपनी तैयारी की अच्छी शुरुआत कीजिए। अपने अगले लेक्चर में मैं आगे की मेंस की तैयारी कैसे करनी है, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा जारी रखूँगा। नमस्कार।